बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, सियासी जंग इस नौबत तक पहुँच चुकी है कि हर गुजरते दिन के साथ आइनी और इंतज़ामी बहरान पैदा हो रहा है या होता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब की अगर बात करें, पंजाब में जो सियासी बहरान पैदा हुआ उसे अदालती फैसले ने वक्ती तौर पर टाल तो दिया और ये बॉल चली गई सियासतदानों की कोर्ट में। और अब ये देखना है कि सियासतदानों के पास 2 हफ्ते तो खुशकिस्मती से उन्हें मिल गए हैं, वो अब बॉल को किस तरह से प्ले करते हैं, किस तरह से सियासी फामो तफहीम से मामलात को हल करते हैं, जो कि इस वक्त मुल्की हालात का तकाजा भी है। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो मुतमईन नहीं है परवेज़ इलाही की अदालत को दी गई अंडरटेकिंग से। दूसरी तरफ अदालती फैसले से जो है वो PDM हुकूमत भी इतफाक नहीं करती, उन्हें भी उस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और PDM हुकूमत ये चाहती है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अस खुद इस तमाम तर सूरत हाल का नोटिस ले। पंजाब में इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। राना सनाउल्लाह का ऐसा कहना है और तहरीक इंसाफ का मुतालबा यही है कि इलेक्शन होने चाहिए। फवाद चौधरी भी ये बात कर रहे हैं और इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जनाब उन्हें भी मार्च अप्रैल में इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात भी की है। इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, अब वो कौन सी सियासी चाल चलने वाले हैं, उनके क्या इरादे हैं, काफ लीग का तहरीक इंसाफ के साथ क्या मुस्तकबिल है और PDM क्या करने जा रही है पंजाब में इस इक़्तिदार को वापस लेने के लिए। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पैनल में साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब मौजूद हैं, हसन रज़ा मौजूद हैं। हसन, आज की मुलाकात में जो कि सहाफ़ियों की हुई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से, आप भी उस मुलाकात में मौजूद थे। इमरान खान साहब से मिलकर आपको क्या लगा, आपके पास क्या खबर है, वो किस मूड में दिखाई दे रहे हैं? इमरान खान साहब अब क्या करने जा रहे हैं? देखिए, जो अभी एक शॉट चला है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि मंडियां लग रही हैं, तो मैं बहुत हैरान हुआ कि ये कौन से सियासतदान ये मंडियों के दावे कर रहे हैं। और माजी में भी अगर आप देखें PDM ने कहाँ कहाँ मंडी नहीं लगाई और कैसे कैसे इन पर इल्ज़ामात लगते रहे। इसी तरह कल फवाद चौधरी साहब भी मंडियों की बात कर रहे थे। यानी कहीं ना कहीं मंडियों का जिक्र तो ज़रूर है और दोनों को खदशात हैं, दोनों के 4 और 4 जो हैं वो मेंबरान असेंबली कहीं ना कहीं अंडर डिस्कशन है। नून लीग के एतराज तो मेरे है ख्याल कि में दोनों जगहों पे, या फिर आपको आपके पास खबर भी है कि देखिए कुछ ऐसा कर रही है काफ लीग? दोनों जगहों पे 4 मेंबरान असेंबली कहीं ना कहीं जो है वो मसरूफ़ अमल है, मुज़ाकरात के अमल में कहीं ना कहीं वो मुस्बत या मनफी कुछ भी हो सकता है। और इमरान खान साहब से जो आपने बात की, आज उनकी मुलाकात उनसे की और बेशुमार सवालात किए, तो उनकी मुलाकात के बाद जो है ये महसूस होता है कि वो मार्च अप्रैल में जो उन्होंने ख़ुद भी कहा उसकी इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं। और गुज़श्ता 3 रोज़ से वो मुसलसल ख़ुसूसी तौर पर पंजाब भर में तमाम हलकों के टिकट्स की नुमाइंदगी के लिए कि हमने किसको किस शख्स को टिकट देना है उसकी तैयारियां करते दिखाई दे रहे हैं। उसकी उन्होंने प्रॉपर जो है वो अपनी जो सीनियर क़यादत है उनसे मशवरे भी करते हैं। उन्होंने 6-7 चीज़ें बहुत क्लियर की। एक, जब उनसे पूछा कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात कर रही है आपसे या आप करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं और सदर मुमलकत के जो हैं डॉक्टर आरिफ अलवी उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं कि मामलात को मुस्बत अंदाज से चलाया जा सके। एक चीज़ की तो उन्होंने तस्दीक की। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे से PDM ये कहे कि मैं आकर उनसे मुतालबा जो है उनके मुज़ाकरात करूं या उनसे हाथ मिलाऊं, तो चोर और डाकुओं से तो मैं कभी भी जिंदगी में हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो लेकिन जो उन्होंने कहा इसके बगैर तो गुजारा नहीं है हसन, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। ये इल्जाम तो इस तरह के इमरान खान साहब पर भी लग चुके हैं। देखिए, बेशुमार आप देखें माजी में कौन कौन से सियासतदान एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब मुज़ाकरात की बात आई या मुल्क की बात आई, मुआशी हालात की बात आई या कहीं ना कहीं मार्शल लॉ वाली सिचुएशन बनती दिखाई दी, तो वो एक पोजीशन पर आके बैठे हैं। बेनज़ीर और नवाज शरीफ के दरमियान कितने इख्तिलाफात हैं, कहीं ना कहीं तो आके बैठे। अच्छा हसन, मुझे पंजाब के हवाले से बताएं, पंजाब में जो हो रहा है इमरान खान साहब उस पे क्या सोच रहे हैं, तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? PDM ने तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट से कि वो नोटिस ये भी कही कि ये काफ लीग और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि हम उनको जो है अदालत में ये जवाब जमा ना करवाते, क्योंकि उनका भी ये खदशात है कि हमारे भी कुछ अफराद यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसमें बेशुमार हैं वसीम खान बदजोई, न्याज गुशकोरी, लियाकत बदर, हामिद हराज, बिस्मा चौधरी,
शमसा अली, ये कुछ लोग जो है दुबई कहीं उम्रा करने गए हैं, कोई मेरे ख्याल में ये आ जाएंगे। और जो वक्त दिया गया है ना 11 जनवरी का जो इजलास रखा गया है, उसके लिए शायद इन तमाम को कहा भी गया है कि आप तमाम अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। ठीक है, अब आ जाइए कि 2 हफ्ते जो देने का मकसद है अदालत ने, ये बुनियादी तौर पर कायदीन, जो सियासी कायदीन है, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप ये मामलात को बेहतर बनाएं, अदरवाइज माजी की तरह इस दफा फिर ये मामलात कहीं अदालत में ना चला जाए। ठीक है, जाता हुआ हसन दिखाई तो दे रहा है। सादर रसूल साहब की जानिब आते हैं। सादर रसूल साहब, आप भी इस पर बात कर चुके हैं कि सियासतदानों को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए, ना कि ये मसाइल अदालतों में हल होने चाहिए। आज भी जो PDM की स्टेटमेंट सामने आ रही है, उनसे उनके इरादे वाजे हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि सारी सूरत हाल का सुप्रीम कोर्ट अस खुद नोटिस ले। मैं उनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, या वो कहें कि हम नहीं खान साहब को दावत दे रहे एक मेज पर बैठने की। तो इस तरह से तो मामलात आपको हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, और क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने अपने शॉर्ट में कहा था, जो अभी हमने जो उनका पोर्शन दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो इसका सो मोटो नोटिस ले। उन्होंने उसकी 3 वजूहात दी, 2-3 वजूहात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। एक, उन्होंने जैसे हसन साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मंडियां लगने का खदशा है। तो बिल्कुल साद रफ़ीक साहब को पता होना चाहिए और राना सनाउल्लाह साहब को पता होना चाहिए कि इस मुल्क को, इस कौम को वाकई मंडियां लगने का खदशा है। हो सकता है दोनों साइड से, हो सकता है PTI से भी हो, लेकिन यकीनी तौर पे PDM की तरफ से तो ये खदशा हमारे पास ज़रूर है कि मंडियां लगेंगी, इस वजह से कि माजी के अंदर भी ये लग चुकी हैं और हम सब ने कैमरास पे, टेलीविज़न पे लाइव सिंध हाउस की प्रोसीडिंग्स दिखाई। दूसरी बात उन्होंने की कि स्टे ऑर्डर के ऊपर इख्तियारात नहीं दिए जा सकते। राना सनाउल्लाह साहब मुझसे और आपसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि वो लॉ मिनिस्टर थे सन 2008 के अंदर, जब शहबाज शरीफ साहब पंजाब के अंदर वज़ीर आला थे, और एक नहीं कोई सवा दो साल उनकी हुकूमत जो है वो एक स्टे ऑर्डर पे चलती रही, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब को की पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है उसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर था, उसके ऊपर कोई 1.5-1 साल चलती रही। राना साहब उस वक्त खुद लॉ मिनिस्टर थे जी। तीसरी बात उन्होंने की कि ये नहीं कर सकते कि बयान हल्फी के ऊपर जो है वो किसी बंदे को इस तरह की गारंटी दे दें। तो मैं आखिरी बात करूंगा, और इस पर अब ज़्यादा क्या बहस करनी, कि राना सनाउल्लाह साहब, नवाज शरीफ साहब 4 हफ्ते का जो कह के गए थे ना, वो भी बयान हल्फी के ऊपर गए थे। तो हम राना साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि अदालतों को इस तरह के बयान हल्फी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हमारा माजी का एक्सपीरियंस ये कहा है कि सियासतदानों ने जब भी किया है उसके अंदर से कुछ अजीब सी बात निकली है। लेकिन एक जो इसकी सियासी बात जो अभी हसन साहब कर रहे थे, जो कि आप भी कर रही थी, मैं इस बात से एग्री नहीं करता, और वो ये कि जब तक ये मिल बैठेंगे नहीं उस वक़्त तक या इमरान खान साहब को इनके साथ मिल बैठना चाहिए ताकि कोई आगे का रास्ता निकले। और एग्ज़ाम्पल ये दी गई कि माजी में भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब इकट्ठे बैठे, और दीगर इस तरह के सियासतदान हैं जो इकट्ठे बैठे, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब इकट्ठे बैठे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन के बाद। इस तरह के बहुत से मौके हुए हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये सारे इकट्ठे बैठे। तो मैं गुजारिश करूं कि पाकिस्तान की आवाम जो है ना, वो इस मुकमुका से थोड़ी सी तंग है। जब भी ये इकट्ठे बैठे और इन्होंने आगे का लाएअमल तय किया, ख्वाह वो 2005 का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, या 2010 की 18वीं तरमीम हो, या उसके बाद के काम हो, या 1990s की जो खप है वो हो, जब भी इन्होंने इकट्ठे बैठ के कुछ काम करने की कोशिश की, तो उसको हम आम जबान में मुकमुका कहते हैं, जिसके खिलाफ है इमरान खान के। अच्छा, ऐसे करते हैं कि मैं तुम्हारे केसेस माफ कर देता हूँ, तुम मेरे माफ कर दो, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, तुम उस बारे में बात नहीं करना, और सब मिल बैठ के मिट्टी करके तो आगे कहानी चलाते हैं। यह बात माजी में होती रही है, माजी में शायद इसी तरह सियासत बचाई गई बहुत से लोगों की, लेकिन इस चीज का वक्त अब पाकिस्तान में खत्म हो गया है। इमरान खान साहब अगर आज ये बात करें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि मेरी नवाज शरीफ साहब से और जरदारी साहब से बात हो गई है और हमने आपस में एक तरीका तय कर लिया जिसमें हम सब इकट्ठे बैठेंगे और नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं और ये हम सब के हाथ हैं, और इमरान खान साहब भी चौथे बंदे बन जाएं, अगर उस 3 बंदों की तस्वीर में जिसमें मौलाना साहब, शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब हाथ में ला रहे हैं, हाथ इस तरह इकट्ठा ऊपर कर रहे हैं, अगर उसमें साथ चौथे बंदे इमरान खान साहब जमा हो जाए ना, तो लोग पीटीआई को वोट करना बंद कर देंगे। ठीक है, आपको ये नहीं होगा कि लोग पीटीआई को वोट करते रहेंगे उसके साथ, तो लोगों का जो है तहरीक इंसाफ पर एतमाद कम हो जाएगा। आपके सवाल की जानिब हसन, अच्छा आप कर लीजिए, फिर मुझे अदील के पास भी जाना है। आप ये फरमा रहे हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए,
दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि उनको जो है इस मामले पर हल करने के लिए कहीं ना कहीं बैठना चाहिए, तो फिर होना क्या चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए मेरा ख्याल है, मेरा तो इसके अंदर बड़ा सिंपल ख्याल है। देखिए पाकिस्तान की रियासत और अवाम और सियासत के कुछ स्टेक होल्डर्स हैं। एक हमारी रियासत की मशीनरीज की स्टेक होल्डर्स है, जिसमें आप जुडिशरी को भी इंक्लूड कर लें, वो जमहूरियत की आइन की स्टेक होल्डर है जी। एक पाकिस्तान की अवाम इसकी स्टेक होल्डर है और एक पार्लियामान इसकी स्टेक होल्डर है। इस सारे के दरमियान में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पिछले 2 साल 5 साल 6 महीने से नहीं बल्कि पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, और उस 30-40 साल में पाकिस्तान का ग्राफ एक नहीं तो दूसरी वजह से मईशत में भी नीचे गया है, चोरी चकारी में भी नीचे गया है, हमने दीगर इंस्टीट्यूशंस में भी नीचे जाते देखा है। हमारे अकाउंटेबिलिटी सिस्टम का काम है कि उन लोगों को इस कुएं में से निकाल लें, गंदगी कुएं में से निकाल लें, और जो पीछे स्टेक होल्डर्स बच जाएंगे, जिसमें सियासी रहनुमा भी होंगे, जिसमें तमाम पॉलिटिकल जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगी। भाई आप मुझे हसन साहब जेन्युइनली ये बता रहे हैं या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसके करोड़ों सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में, उनके पास राना सनाउल्लाह से अच्छा इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है? फिर इस तरह से तो जो है वो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद की जा सकती है ना, वो भी अपनी बड़ी एक प्रॉपर टीम लेकर आई थी, वो भी इस तरह से डिलीवर नहीं कर सके। बिल्कुल अवाम ने भी इन्हीं से उम्मीदें लगा रखी हैं, हमारे मसाइल तो उन लोगों ने हल करने, बात नहीं हो सकती। अदील वड़ाई साहब, अवाम भी क्या करे? हमने तो अपनी उम्मीदें सियासतदानों से लगाई हुई हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हों, इमरान खान साहब हों या फिर दीगर सियासी जमातें हों। हमारी तान तो आ जाकर इन्हीं सियासतदानों पर ही टूटती है। ज़ाहिर है हम इन्हें एक इख्तियार देकर इक़्तिदार तक पहुंचाते हैं। अपनी लड़ाई झगड़ों में जब ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो फिर हमारे मसाइल की तरफ कब तवज्जो देंगे? अवाम का तो मसला ही यही है। दूसरी तरफ आ जाते हैं इनकी आपसी जो है वो लड़ाइयों की। चल ये राय के पहले जाया करते थे मोनस इलाही साहब इमरान खान साहब की तरफ और यकीन दहानियाँ कराया करते थे कि जनाब हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ कहीं छोड़कर नहीं जा रहे, और जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। पंजाब की हुकूमत भी आप ही की अमानत है हमारे पास। अब हम जो देख रहे हैं सूरत हाल ऐसी बन रही है कि तहरीक इंसाफ का वफ्द जा रहा है मोनस इलाही साहब के पास, तो ये दरमियान में खिचड़ी क्या पक रही है? देखें, एक चीज़ तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो समझा जा रहा है ना कि परवेज़ इलाही साहब ने जो अदालत में अंडरटेकिंग दी है, वो शायद इमरान खान साहब को एतमाद में लिए बगैर अदालत में अंडरटेकिंग दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक मामला है कि ऐसे लग रहा है कि ये मामला 11 तारीख तक लटक जाएगा, और बहुत से लोग, बहुत से स्टेक होल्डर जो हैं वो आराम से बैठ गए हैं जी कि ये मामला तो चला गया आगे, तो अब मुज़ाकरात करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये डिसाइड कर लिया है कि ये अगले हफ्ते में इस बात का इम्कान है कि वोटिंग करा दी जाएगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया जाएगा। और जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया जाएगा तो जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो गैर मौसर हो जाएगा, क्योंकि असल मामला तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तक रुका हुआ था, तो ये मामला गैर मौसर हो जाएगा। उसके बाद ये असम्बलियां तोड़ने की पोजीशन में आ जाएंगे। इनके वाकई कुछ लोग बाहर गए हुए थे, वो लोग उस वक्त तक आ जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे वोट लेना नामुमकिन था। इनके लोग बैरून मुल्क में थे और इस वक्त एक एक दो वोट के ऊपर मामला रुका हुआ है बस। जहां तक मामला है कि इलेक्शन जो इमरान खान साहब, आपने इंट्रो में भी कहा, हसन रजा साहब की भी बात हुई कि इलेक्शन इमरान खान साहब कह रहे हैं मार्च में, और हसन रजा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अच्छा, मुज़ाकरात इसलिए नहीं हो रहे कि हुकूमत इलेक्शन की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, और उसका सबसे बड़ा सबूत इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन है। हुकूमत तो उससे भाग गई है। हुकूमत ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले। 2 दिन में तो लेजिस्लेशन कर ली, फिर अदालतों में गए, अब मामला इलेक्शन कमीशन में है। और जो हालात नजर आ रहे हैं, इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन 27 या 28 तारीख को ये मुलतवी हो जाएंगे। अच्छा। और जो इस्लामाबाद में अवाम को फेस नहीं कर रही है हुकूमत, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात में आम इंतखाबात मार्च या अप्रैल या मई में कराने के लिए राजी हो जाएगी। ये तो बल्कि आम इंतखाबात को 2024 में ले जाने का प्लान बना रहे हैं। एक साल और वो प्लान ये है कि जो डिजिटल सेंसस है, जो डिजिटल सेंसस है
उसको बुनियाद बना के जो इलेक्शन कमीशन ने इन्हें कहा है कि आप हमें डाटा 31 मार्च तक दे दें, ये देंगे जाके जून जुलाई में जाके, उसके बाद 4 महीने इलेक्शन कमीशन को दरकार है हल्का बंदियां करने के लिए, और इलेक्शन कमीशन की बाइंडिंग हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह बाइंडिंग हो जाएगी जिस तरह इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बाइंडिंग हो रही है कि उन्होंने कानून तब्दील कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत उस कानून के तहत इलेक्शन करवाने हैं। तो इमरान खान साहब की भी मैं समझता हूं कि ये उन्होंने ये बात की है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। कोई इलेक्शन मार्च में अप्रैल में होने के ना कोई हालात नजर आ रहे हैं, ना बैकडोर में ऐसी कोई चीज चल रही है, ना हुकूमत 2023 के मार्च अप्रैल तो बड़ी बात है, ये अक्टूबर में इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। और ये मेरी बात याद रखिएगा कि ये अक्टूबर से इलेक्शन आगे ले जाने के हवाले से पूरा प्लान तैयार है और आईनी और कानूनी प्लान तैयार है, और ये आईनी और कानूनी प्लान आपको एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आ रहा होगा। उसके लिए अदील वड़ाई साहब, आपने जो बात की उसके जवाब में सादर रसूल साहब मुझे लग रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सादर रसूल साहब। देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी गुजारिश करना चाहता हूं। अदील साहब ने जो बात की इससे मैं इत्तफाक करता हूं कि हुकूमत वाकई नहीं इलेक्शन चाहती, बल्कि 2024 क्या अगर कोई हुकूमत के पास तरीका निकल आए कि वो कहें कि जब तक इनका आखिरी बंदा जो है हयात है उस वक्त तक यही हुकूमत चलती रहेगी और इसी का नाम हम जमहूरियत रखते हैं इस मुल्क में, तो बहुत खुश होगी हुकूमत। लेकिन सिर्फ क्योंकि आइन के अंदर आपने एक तरीका निकाल लिया है और आप एक ऑब्फिस्केट करके प्रोसेस जो है आगे चलाना चाह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप 20 करोड़ लोगों की राय के सामने खड़े हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक प्लान होगा कि ऐसे करेंगे कि हम डिजिटल सेंसस अभी नहीं करवाते, हम मई जून के अंदर डेटा देंगे, इलेक्शन कमीशन को मजीद वक्त लगेगा, हल्का बंदी आगे चली जाएंगी, फिर 90 दिन का टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ये सारे कागजी प्लान हैं। अल्लाह ताला से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। लोगों की जिंदगियां इस सिस्टम में फंसी हुई हैं, उनकी दुआएं इस सिस्टम के कुछ हक में हैं, कुछ खिलाफ हैं। ये कोई मजाक नहीं है। ये कोई कागज़ के ऊपर लिखी हुई तहरीर नहीं है, कोई आइन की सिर्फ एक कागज़ पे लिखी हुई शिक नहीं है, इसके नीचे पूरी लोगों की जिंदगियां इन्वॉल्व हैं। अगर किसी का ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग इस सिस्टम के अंदर रहते हुए अगला 1.5 साल चलाते रहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि उसको चल के बाजार में सड़कों पे चंद लोगों से बात कर लेनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का पहिया आगे चले। सादर रसूल साहब, जो आप फरमा रहे हैं कि पीडीएम को कुछ लोग दुआएं दे रहे हैं, ये कौन से लोग हैं जिनको महंगाई से गर्ज नहीं है, जिनको जो है वो कौन सी उनके घर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, जिनको बिल्कुल जो हर मामले से दिखाई देते हैं? हसन साहब, आपके दोस्तों का इस तरह पब्लिक में टेलीविजन पे नाम लेते मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है जी सादर रसूल साहब, आपके इसी कमेंट के साथ हम ब्रेक के जाने पड़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले पंजाब की सियासी सूरत हाल की हम बात कर रहे थे, तो प्रोग्राम में हमने बात की कि किस तरह से सियासतदानों ने अपनी अनाओं की सियासत को परवान चढ़ाते हुए मुल्की मसाइल को नज़रअंदाज किए रखा। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते थे वो वापस मिल बैठे, एक टेबल पर आए। और अगर ऐसी ही सूरत हाल बनती है कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने के बाद सियासतदान चाहे एक दूसरे पर लगाएं या फिर इदारों पर, अगर वो मुल्क की मफाद और मुल्क की बेहतरी के लिए कोई यू टर्न ले लेते हैं अदील वड़ाई साहब, तो इसमें क्या बुरी बात है? देखें, एक यू टर्न तो हाज़म सवाती साहब ने अभी लिया है, और यू टर्न ऐसा लिया है कि बहुत ही हैरानकुन है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने जिस तरह सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान और उनके अहम ओहदेदारों के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की, बल्कि कोई तनकीद नहीं की, गाली दी, गालियाँ दी, धमकी दी, उसके बाद कानून के मुताबिक उनसे निपटा जा रहा था। उनको जो है वो FIA की टीम लेकर गई, उसके बाद वो फिर कोयटा में भी उनके खिलाफ मुकदमे हुए, सिंध में मुकदमे हुए, फिर यहाँ ज़मानत का केस चल रहा था। तो वो उस वक्त तो उनके जो ट्वीट्स ऐसे लग रहा था कि वो बहुत बड़े इनकलाबी हैं, लेकिन वो जो टारगेट कर रहे थे ये जो फेम लेने के लिए या जो उनका सियासी बयानी है उसके लिए,
उसके बाद वो बड़ी जल्दी उससे उन्होंने यू टर्न ले लिया और उन्होंने कहा जी वो तो ट्वीट मैंने किया ही नहीं। अच्छा। मैंने तो कोई ट्वीट किया ही नहीं। जो अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की है उसमें देखें, एक तो हमारी अफवाज, उनके अहम ओहदों पर बैठे हुए लोग, उनसे मुतल्लिक इस तरह से जुबान इस्तेमाल करना ही जो है वो काबिल मुज़म्मत था। लेकिन उसका पूरी दुनिया में आपने जिस तरह से अपनी अफवाज का इमेज पेश करने की कोशिश की कि इल्ज़ामात लगाए, फिर उसके कोई सबूत नहीं दिए, कोई सबूत नहीं दिया आपने, किसी फोरम पे कोई सबूत नहीं दिया। उसके बाद आपने अपने जो ट्वीट किया और उन अफसरान से मुतल्लिक जो जुबान इस्तेमाल की बदनामी करने के बाद, कोई आम आदमी, कोई आम शहरी अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह से जो उसमें जुबान इस्तेमाल की गई इतने अहम ओहदेदारों से मुतल्लिक, और पूरी दुनिया में उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। और अब आप अदालत में बड़े आराम से जाके कह रहे हैं कि जी ये तो ट्वीट मैंने ही नहीं की। वो ट्वीट अभी तक मौजूद है उनकी टाइमलाइन के ऊपर। तो ये तो हाल है यू टर्न लेने का। और अपनी सियासत के पीछे इदारों को भी नहीं बख्शा जाता, इदारों के सरबराहान को नहीं बख्शा जाता। ये नहीं देखा जाता कि अफवाज पाकिस्तान और हमारे इदारों में बैठे हुए इन शख्सियात से मुतल्लिक जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हमारा दुश्मन कितना खुश हो रहा होता है। और अब तो तमाम हदें क्रॉस हो गई हैं। ये जो गालम गलोच जिस तरह की गई थी, जो गाली दी गई थी, जो धमकी दी गई थी, इस तरह तो कोई आम आदमी भी ये नहीं सुनता। लेकिन अफवाज रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। मसला ये है, वो इसका जवाब नहीं दे सकती। वो हर इल्जाम पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती। वो इवन अदालत नहीं जा सकती। उसके लिए फिर कानून हरकत में आता है, उसके लिए जो सिविल इदारे हैं वो हरकत में आते हैं। और उसके बाद भी अदालतों में जाके क्या होता है? कोई सजाएं नहीं मिलती, कुछ भी नहीं होता। इससे फिर इन लोगों की हौसला अफजाई होती है, ये इस तरह के काम शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि हमारी सियासत, हमारी सियासी क़ियादत, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, ये हमारी अफवाज और उनके अहम ओहदेदारों को जो टारगेट करते हैं और उसके बाद अदालतों से जाके सजाएं नहीं होती और ये मामलात सियासी बन जाते हैं और इसको फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नाम दे दिया जाता है। उसमें फिर ये कहा जाता है जी देखें जी किस तरह हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। और खुद जब आपके सबूत देने की बात आती है, जो आप इल्जाम लगा रहे होते हैं, उस वक्त इन्होंने क्या किया? जनरल बाजवा पे इल्जाम लगा दिया कि आपने ये केसेस से आप बरी करवा रहे हैं। आप सबूत दें जाकर अदालत में जाकर, आपने ट्वीट करने शुरू कर दिए। और ऐसा तमाम सियासतदान करते रहे। तमाम सियासतदानों का यही वतीरा रहा है कि अपने मफाद के लिए किसी को घसीट लिया या निकाल लिया। फिर उसमें ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो इल्जामात लगाए गए, तो अदालत में जाके आप वो सबूत देना। ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर आपने अदालतें लगा ली हैं और उसके बाद फिर आप अपना जो मौकफ है उस पर खुद भी खड़े नहीं हो रहे और आप कह रही हैं मैंने ट्वीट ही नहीं किए। लेकिन नुकसान तो हो गया जो होना था हमारी अफवाज का। और उन अफसरान से मुतल्लिक आप जो इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जो गालियां दी गई हैं, नुकसान तो हो गया। अब आप जमानत लेने के लिए कह रहे हैं जी मैंने तो ये ट्वीट ही नहीं किए। तो इससे बड़ा यू टर्न क्या हो सकता है? लेकिन अदील वड़ाई साहब आप बात ठीक कर रहे हैं कि नुकसान हो गया। मुझे जरा बात करने दीजिए अदील वड़ाई साहब से। मैं आप दोनों की जानिब भी आती हूँ। अदील, ठीक है, आपकी बात ठीक है कि नुकसान हुआ और अपने मफाद के लिए किसी भी सियासतदान को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर किसी एक यू टर्न से सूरत हाल मजीद खराब होने से बच सकती है, तो क्या यह बेहतर नहीं है कि वक्त पर या पानी सर से गुजरने से पहले अगर यू टर्न ले लिया जाए? अगर किसी ने ले लिया तो उससे मजीद जो इंतशार हो सकता था या खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती थी, उससे भी तो बच गए। क्या ऐसा बेहतर नहीं हुआ? इसमें देखें, नुकसान तो ये हुआ कि आपने जो ट्वीट कर दिए और उन ट्वीट्स के ऊपर आपने शोहरत लेने की कोशिश कर ली, या आप सियासी तौर पर जी कि आपने बड़ा बयानिया जी आप डट गए हैं, खड़े हो गए हैं, या तो आप देते सबूत। आपने ट्वीट किए, उसके बाद कानून हरकत में आया। कानून हरकत में आने के बाद इसमें कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज नहीं हो रही। उसके बाद आप कह रहे हैं जो कि आपने जमानत लेनी है तो आप कह रहे हैं जी मैंने किए ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है, वो तो मौजूद है अपनी टाइमलाइन पर, वो ट्वीट्स पड़े हुए हैं। नुकसान तो हो गया, पानी तो सर से गुजर गया। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए, जब मुल्क का मामला होता है, रियासत का मामला होता है, जब ये हमारे उन इदारों का मामला होता है, तो अपनी सियासत चमकाने के लिए इदारों को बदनाम नहीं करना चाहिए, हमारी रियासत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और देखें कि चंद दिन भी नहीं गुजरे कि आपके वकील ने यू टर्न ले लिया और अदालत में कहा कि जी ये तो हमने ट्वीट ही कोई नहीं ऐसे किए। ठीक है अदील वड़ाई साहब, आपकी इसी बात के साथ हम ब्रेक के जाने बढ़े। ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। कराची की सियासत पर बात करेंगे जहां बड़ी हलचल होने जा रही है। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान बहादुराबाद PSP के एक होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। ये इत्तेहाद वहां पर जो दीगर सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या उनके लिए मुश्किलात पैदा कर पाएगा? और इस इत्तेहाद से जो MQM चाह रही है अपनी साख को दोबारा से बनाना, उस तरह से बना पाएगी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, बताइएगा, अगर MQM इकट्ठी हो जाती है तो वो अपनी साख बना पाएगी? देखिए, जिस सिनेरियो में ये बात की जा रही है, अगर हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो अब से जो माह हैं इसमें 3 इंतखाबात हुए हैं कराची में, और इसमें जो PTI ने अपनी छोड़ी हुई नशस्त थी जो कि मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की थी, वो उन्होंने हासिल की और एक अच्छे मार्जिन से हासिल की। MQM पाकिस्तान जो यहाँ का कभी खासा रही थी और एक ज़माने में जब वो यहाँ से कई हज़ार या अगर बात की जाए लाख वोट हासिल कर सकती थी, तो वहाँ पे उसने नहीं किया। इससे पहले की अगर हम बात करें तो मलीर की सीट ज़रूर पीपल्स पार्टी ने जीत ली थी, लेकिन जिस तरह कोरंगी में MQM ने जो कौमी असम्बली की नशस्त थी डिप्टी इकबाल मोहम्मद मरहूम के इंतकाल के बाद, वो सिर्फ 65 वोट से जीती थी। तो बहुत दिनों से बातें की जा रही थी कि MQM के जो मुख्तलिफ धड़े हैं, PSP ज़ाहिर एक अलग जमात है, उसकी अपनी एक अलग जमात है, लेकिन ये वही नाम है जो कि MQM से निकल के गए थे। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। तलहा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा तलहा साहब, बड़ा सिंपल सा सवाल है सारे पाकिस्तान के सामने। ये तो बहादुराबाद ग्रुप और दूसरा, ये तो कहानी हम तकरीबन सब पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली लोग जानते ही हैं। सवाल बड़ा सिंपल सा है, अगर ये इकट्ठे हो गए तो क्या इकट्ठी हुई MQM पाकिस्तान होगी या MQM लंदन होगी? नहीं, ये MQM पाकिस्तान होगी। MQM लंदन पर सवाल अभी नहीं गया। इवन अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप MQM लंदन की बात करते हैं, लंदन की बात बहुत दूर है, यहाँ पर तो बात हकीकी तक भी नहीं गई है। यहाँ पर जो यूनिफिकेशन की बात हो रही है वो डॉक्टर फारूक सत्तार ग्रुप, PSP और MQM पाकिस्तान, जो कि मौजूदा MQM है जिसके गवर्नर हैं कामरान खान टेसौरी, PSP और बहादुराबाद जो कि डॉक्टर फारूक सत्तार का एक ग्रुप है जो कि अलग हो गया था 2017 में, जो MQM के अंदरूनी इख्तलाफात थे उसके बाद वो अलग हो गया था। तो MQM लंदन यहाँ पर नहीं है। ये जो बात हो रही है, अगर मैं अपना सवाल थोड़ा रिफ्रेस कर सकूं, मैं थोड़ा सा रिफ्रेस कर सकूं आवाम के सुनने वालों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि चलें इसको अगर वो MQM लंदन नहीं भी है तो ज़रा ये वाजे कर दीजिए कि इन ग्रुप्स का इकट्ठा होने से क्या लंदन का इन्फ्लुएंस इस MQM पे ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? देखिए, जो लंदन का इन्फ्लुएंस है और जो उसकी फॉलोइंग है ये नहीं है ग्राउंड पर, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके बाद जो लंदन का इन्फ्लुएंस है, बहरहाल अगर ग्राउंड की बात की जाए, जब से लंदन के इन्फ्लुएंस की वजह से जो बाइकॉट का अमल शुरू हुआ है, उसकी वजह से MQM को बहुत ज़्यादा धचका पहुंचा है, और यही धचका, यही चीज़ें, आवाम की यही दूरी, इसी चीज़ ने मजबूर किया है कि तमाम जो धड़े हैं वो एक हों। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये तमाम धड़े एक होने के बाद भी MQM अपनी पुरानी ताकत पर बहाल हो जाएगी, या MQM अपनी पुरानी जिस तरह से वो सीटें जीती थी, चाहे वो कौमी असम्बली की हों चाहे सूबाई असम्बली की हों, वो उस पर बहाल हो जाएगी, तो ये कहना कबल वक्त भी है और बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाएगा ये कहना। तलहा साहब, ये फरमाइएगा कि जिस आप बता रहे हैं कि फारूक सत्तार साहब वो तो डिप्टी कन्वीनियर के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन कामरान साहब ने उनको डिप्टी कन्वीनियर की बजाय उनको कहा था कि आप बतौर कारकुन आए। तो अब अगर उन्हें लिया जाता है तो उनको किस पोजीशन पे लाया जाएगा? और फिर दूसरा, गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी साहब मुख्तलिफ जो है वो मुलाकातों में, और ख़ास तौर पे जो कराची प्रेस क्लब में भी वो गए, वहाँ पे उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात भी की, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि यहाँ पे तो हर ग्रुप के, यानी हर जितने भी हम इनको इकट्ठा करना चाह रहे हैं वो सारे लीडर बनने के ख्वाहिशमंद हैं। तो फिर ये कैसे इकट्ठा हो के ये मामला चल सकेंगे? देखिए, जो मुश्तरका दोस्तों ने ये कोशिशें ये 2017 में भी की थी। अब तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक इसको लीड ये चूँकि MQM पाकिस्तान एक ब्रांड है, और ज़रा ये कहते हैं कि इसी नाम पे इत्तफाक हुआ है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि इस वक्त MQM के कन्वीनियर हैं पाकिस्तान के, वो इसको लीड करेंगे। अच्छा। और ज़रा ये भी कहते हैं कि इसमें जो है वो दोनों धड़ों से बातचीत हो चुकी है,
मैंने मुस्तफ़ा कमाल से बात की तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं दिया। मैंने डॉक्टर फारूक सत्तार से बात की तो उन्होंने कहा कि हम बाद में से बात करेंगे। मैंने दोनों से बात करने की कोशिश की, कोई कमेंट नहीं दिया गया। लेकिन सिंध की एक अहम शख्सियत से मेरी बात हुई है और वो बड़ी इस पर पुरुमीद है कि अगले 1 से 2 हफ्तों में ये मामला तय पा जाएंगे और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इसकी क़यादत करेंगे। जहाँ तक आपने बात की डॉक्टर फारूक सत्तार की, तो देखिए MQM का एक रिवायती वतीरा रहा है, वो ये है कि जब भी MQM में दोबारा कोई शमूलियत इख्तियार करता है तो वो कारकुन की हैसियत से ही आता है। और जब वो कारकुन की हैसियत से आता है तो MQM की जो राब्ता कमेटी है वो ये फैसला करती है, फिर उसके बाद एक इजलास के बाद फारूक सत्तार का क्या मुस्तकबिल होगा इस हवाले से अभी फैसला होगा जब ये इत्तेहाद हो जाएगा। तल्हा ये बताइएगा कि ये इत्तेहाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को भी कोई इफेक्ट कर सकता है, उन्हें इस इत्तेहाद से कोई थ्रेट हो सकता है? और मेरे बाप ये असल सवाल है, कराची की सियासत में क्या MQM इस इत्तेहाद के बाद अपनी रीगेन करने में कामयाब हो जाएगी जिस पोजीशन पे थी, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर हम बात करें कि 100 में से 10% भी वो कामयाब हो जाएगी तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि कराची में MQM को जो इसके अपने इख्तलाफात हैं, उसके बाद एक लंदन फ्रैक्शन का जो एक बाइकॉट का अमल है, और फिर PTI की सियासी मकबूलियत ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और इस पूरे अरसे में अगर हम देखें तो PTI की जो मकबूलियत है वो ज़ाहिर है वो उन्होंने सीटें जीती हैं। अभी भी जो आमिर लियाकत मरहूम की सीट थी, तमाम तर सूरताल के बावजूद भी उन्होंने वो सीट जीती, तो ये कहना भी बहुत मुश्किल है और इसी के लिए काम किया जा रहा है। इसी के आप कह रहे हैं कि ये कहना अभी कबल वक्त होगा। तल्हा आपने हमें इंफॉर्मेशन दी। अदील वड़ाई साहब की जानिब जाते हैं। अदील वड़ाई साहब, मुख्तसरन बता दीजिएगा कराची में क्या सूरत हाल अब बनती देख रहे हैं, मुत्तहदा इकट्ठी हो पाएगी और इस इत्तेहाद का नुकसान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ को होगा? अदील साहब ये बताइए कि इसकी नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, नेशनल असेंबली में क्या इम्पैक्ट? देखिए, एक तो ये लंदन का जो असर और रसूख वहाँ बढ़ रहा था, ये खुद भी उससे परेशान थे। दूसरी बात ये है कि अब इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। अब वहाँ पर जो अर्बन एरिया की पॉलिटिक्स में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा इन जमातों के लिए थ्रेट बन गई है, अगर ये धड़ों में अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं गेन कर सकेंगे। अभी ये इकट्ठे ज़रूर होने जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब इतना आसान नहीं है। अब जो डायनामिक्स हैं वो काफ़ी तब्दील हो चुके हैं, ये माजी जैसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। और इस जो अगला इलेक्शन होगा उसमें असल में तो इनके लिए परेशानी ये है ना कि ये अलग अलग धड़ों में अगर जाएंगे तो वो जो महाजर वोट है, वो जो उर्दू स्पीकिंग वोट है, वो तकसीम होगा। और इसका सारा फ़ायदा जो है मैं समझता हूँ कि जो एंटी PTI वोट है वो अगर तकसीम होता है तो आप ये कह रहे हैं कि इनकी बका के लिए इत्तेहाद भी ज़रूरी है और ऐसा होता भी फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कराची तल्हा हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।